हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं बिजनेस लॉ से यूनिट नंबर 1 द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो आज का हमारा सबसे पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो उसके अंदर कौन से एलिमेंट जरूरी होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब भी कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है तो उसकी कुछ कंडीशन है, तभी जाके कोई एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो कौन सी कंडीशन है और याद रखना ये सेक्शन 10 में देके रखा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कॉम्पिटेंट पार्टीज। अच्छा, कॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है? द पार्टीज हैविंग लीगल कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई भी ऐसी पार्टी जिसके पास लीगल एग्रीमेंट है, यानी लीगल कैपेसिटी है कि वो किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो एबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। डिसेबल लोग है या माइनर लोग है वो सब इन्वॉल्व नहीं होते। याद रखना इसमें सेक्शन 11 है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को बताता है कि कौन से पर्सन्स कॉम्पिटेंस होते हैं, मतलब एबल होते हैं, कैपेसिटी होती है जो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि इसमें कौन से पर्सन कॉम्पिटेंट है, तो वो लोग जिनकी एज मेजॉरिटी है, यानी कि जिनका उम्र 18 प्लस है, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी सब्जेक्ट है वो मेजॉर होना चाहिए, मेजॉरिटी होना चाहिए, और जो भी सब्जेक्ट है वो साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड यानी कि वो दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए, या हम कहेंगे कि वो मेंटली अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। और वो कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए जिससे भी वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई ए पर्सन है जो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो बी पर्सन अगर माइनर हुआ ना तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। और मान लो कोई भी पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है, यानी कि वो मेंटली अनफिट है, या वो ढंग से सोच समझ नहीं सकता, या अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, तो वैसे लोगों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, वैलिड नहीं होता। अब मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं ना, वॉइड। वॉइड मतलब क्या होता है कि आप लीगली किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो गलत माना जाएगा। और वैलिड मतलब होता है कि आप सही तरह से उस पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? एक तो माइनर हो गया, दूसरा हो गया पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, और तीसरा हो गया इंसॉल्वेंट। अच्छा, आप लोग को पता है ये इंसॉल्वेंट क्या होता है? देखो, इंसॉल्वेंट मतलब हम कहेंगे एक ऐसा पर्सन जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन सबसे खराब है, उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बिकॉज अगर मान लो फ्यूचर में जाके कोई भी नुकसान हुआ, कुछ भी होता है, तो उसके पास तो कोई पैसा ही नहीं है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो दैट्स व्हाई इंसॉल्वेंट पर्सन ना इनकॉम्पिटेंट माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने से। तो याद रखना कौन तीन लोग इनकॉम्पिटेंट है, तो एक माइनर, फिर एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और एक है इंसॉल्वेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 2, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। अच्छा देखो, एवरी लीगल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एन एग्रीमेंट। हर लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है। व्हेन वन पार्टी मेक्स अ प्रपोजल टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग एंड अनदर पार्टी एक्सेप्ट्स इट, द प्रॉमिस इन क्वेश्चन बिकम्स एन एग्रीमेंट। देखो, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाता हूं। जैसे कोई ए पर्सन है, वो बी को बोल रहा है कि भाई ये चीज तेरे को करनी है, और बी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। पहले वो एग्रीमेंट होता है, दोनों एग्री हो जाते हैं, फिर वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। या तो ए बी को बोल रहा है कि तुझको ये चीज नहीं करनी है, तो उस सिचुएशन में भी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज देख रखी है, और बोथ द पार्टीज मस्ट बी फुल्ली अवेयर ऑफ द प्रपोजल एंड इट्स एक्सेप्टेंस। और दोनों का पार्टीज को, देखो, ए ने बी को प्रपोजल दिया तो उसको प्रपोजल के बारे में अवेयर रहना है, और बी ने एक्सेप्ट किया तो उसको भी अवेयर रहना है अपने एक्सेप्टेंस को लेकर के। तो जब भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है ना, तो एक जन प्रपोजल देता है और एक जन क्या करता है? उसको एक्सेप्ट करता है। तो दोनों पार्टीज को अवेयर रहना है, ठीक है। तो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट माना जाता है, एसेंशियल एलिमेंट है। नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 3, लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन। The agreement arrived at as mentioned above must have the intention of creating a legal relation or legal right and obligations between the parties। जैसे मान लो ए पर्सन है और बी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में एक लीगल रिलेशन बिल्टअप होगा, एक लीगल राइट बिल्टअप होगी, और दोनों के बीच में यही इंटेंशन था कि दोनों एक लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहे, तभी जाके कोई भी एग्रीमेंट वैलिड या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लो आपको अपना कोई फ्रेंड है, वो आपके घर पे
डिनर के लिए बुला रहा है, ठीक है, आपने उसको हाँ भी बोल दिया, उसने आपको प्रपोजल दिया, आपने हाँ बोल दिया, बट अगर मान लो आप नहीं जा पाए तो वो एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे लीगल रिलेशंस कोई क्रिएट नहीं हो रहा, ये इनफॉर्मल रिलेशन है, ठीक है। या मान लो कि आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप मंदिर जाओगे, बट मान लो आप मंदिर नहीं जा पाए, टेंपल नहीं जा पाए, तो क्या वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा? वो नहीं माना जाएगा, बिकॉज ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो वॉइड मानी जाती है। वैलिड तभी होगा जब कोई लीगल रिलेशन या लीगल राइट आएगी, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। सो दे डू नॉट रिजल्ट इनटू अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि ये एग्जांपल जो है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बस खाली ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर लिया यहाँ पे। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आगे बात करें, नंबर 4 लॉफुल ऑब्जेक्ट। अच्छा, लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब क्या? तो कुछ अनलॉफुल चीजें होती है ना, उससे हमको बच के रहना है, तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता। जैसे कि सबसे पहले बात करें, इफ इट इन्वॉल्व्स एन इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन। जैसे मान लो कि कोई ए पर्सन है, वो बी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि काम करते हैं, मैं अपने दोनों मिलकर के कोई थर्ड पर्सन को मार देते हैं या उसकी प्रॉपर्टी लूट लेते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मतलब वैलिड माना जाता नहीं है। क्लियर हो गया? दूसरा, द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर मान लो ए ने और बी ने मिल करके कोई ऐसी इमोरल चीज की है या ऐसी कोई भी चीज की है जिससे पब्लिक पॉलिसी अपोज हो रही है या पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो रहा है, तो उस सिचुएशन में भी हम ऐसा कहेंगे कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तीसरा पॉइंट, इफ इट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। अगर मान लो कोई और लॉ टूट रहा है दो जन के बीच में एग्रीमेंट करने से, तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। और अगर मान लो कोई फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड मतलब कि मान लो ए बी मिलकर के कोई तीसरे पर्सन यानी कि सी के साथ फ्रॉड करते हैं, और मान लो कि ए जो है उसको पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ भी होता है, तो अगर ए कोर्ट में जाके कंप्लेन करेगा कि हम दोनों ने मिलकर फ्रॉड किया है, तो ए को कोई तरह का लीगल मतलब इस पे ही कार्रवाई होगी, ठीक है, इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा बल्कि इसके ऊपर कार्रवाई, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं मिलकर के, तो जो एक इलीगल एक्टिविटी है, ठीक है। जैसे बहुत से और एग्जांपल दे दूं, मान लो कि गुजरात के अंदर आप दारू बेच रहे हो, ठीक है, ड्रग्स बेच रहे हो, ठीक है, ड्रग्स तो चलो पूरी कंट्री में प्रोहिबिट है, बट गुजरात के अंदर तो दारू भी प्रोहिबिट है, वाइन और अल्कोहल भी प्रोहिबिट है। तो दैट्स व्हाई अगर ए और बी यहाँ पे गुजरात में आकर के दारू बेचने की बात करते हैं, तो वो क्या माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट में लॉफुल ऑब्जेक्ट्स ही इन्वॉल्व होते हैं और लीगल राइट और ऑब्लिगेशन ही इन्वॉल्व होते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारा बीकॉम सेम 5 का जो कोर्स है ना, वो हमने शुरू कर दिया है, जिसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस लॉ। अगर आपको और बिजनेस लॉ के अच्छे वीडियोस चाहिए तो आप लोग हमारे ऐप में सब्सक्रिप्शन ले लो, जिसकी प्राइस है 2399, जहां पे हम ये 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और सारे सब्जेक्ट प्रोफेशनल फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, जहां पे लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड वीडियो आपको दोनों प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो हम डाउट आपके तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और आपके फायदे के लिए ही बोल रहा हूं कि आप लोग जल्द से जल्द हमारी बैच में ज्वाइन हो जाओ। आगे बात करें, नेक्स्ट है अपना नंबर 5, फ्री कंसेंट। अच्छा, फ्री कंसेंट यानी क्या? तो ये सबसे एसेंशियल कंडीशन है कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, और वो है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट यानी होता है कि किसी की सहमति लेना और उसके ऊपर कोई तरह का दबाव या कुछ नहीं करना, वो अपने हिसाब से सहमत होना कोई भी चीज को लेकर के। तो याद रखना, उसके ऊपर कंसेंट तभी फ्री माना जाएगा जब ये 5 चीजें नहीं होगी। सबसे पहला है कोएर्शन। कोएर्शन मतलब होता है किसी पे दबाव या जबरदस्ती करना, तो वो फ्री कंसेंट नहीं हुआ, दैट्स व्हाई वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो कोई ए पर्सन है जो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, बट मान लो कि वो ए पर्सन बी पे दबाव दे रहा है कि नहीं तू कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर, तो उस सिचुएशन में वो वॉइड माना जाएगा, वो वैलिड नहीं है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कोएर्शन नहीं होता, ठीक है, दबाव या जबरदस्ती। याद रखना, सेक्शन 14 में ये सारे अलग अलग पॉइंट्स देके रखे हैं, जिसमें कोएर्शन सेक्शन 15 का पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट बात करें अनड्यू इन्फ्लुएंस, जो है सेक्शन 16 में। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि किसी को अपनी बातों में ले लेना, ठीक है, वो उसके ना चाहते हुए, मान लो ए बी को अपनी बातों में ले लेता है और उसको ना चाहते हुए भी वो एग्रीमेंट करवा लेता है, तो उस सिचुएशन में भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा।
तीसरा बात करें फ्रॉड, ये तो इजीली समझ आ जाएगा, सेक्शन 17 में देके रखा है कि अगर मान लो ए पर्सन बी के साथ मिलकर के कोई एग्रीमेंट कर रहा है और दोनों जन क्या कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अगर मान लो ए पर्सन बी को बोल रहा है कि मैं तेरे को इतना पैसा देता हूं, तू फ्रॉड कर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। या फोर्थ पॉइंट देखें, मिस रिप्रेजेंटेशन, जो सेक्शन 18 का पार्ट है, यानी कि किसी को भी कोई भी चीज हम बेच रहे हैं गलत तरीके से, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, या ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो गलत चीजें बताता है और उसके बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आगे बात करें तो फिफ्थ पॉइंट है मिस्टेक। अगर मान लो बहुत सी बार कोई कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक से हो जाता है ना, फिर भी उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। वो सेक्शन 20 में ऐसा कहा गया है, उसकी कुछ कंडीशंस है, वो सारी डिटेल में हम आगे देखेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि मिस्टेक से भी अगर कोई चीज हो रही है तो वो फ्री कंसेंट नहीं हुआ। फ्री कंसेंट यानी सहमति होना। तो ये 5 ऐसी सिचुएशन है जहां पे सहमत नहीं होता कोई भी एक पर्सन, जिसकी वजह से ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। Where consent to an agreement is caused by any of this, it is a contract voidable। मतलब अगर मान लो कभी भी ये 5 चीज अगर आ जाती है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, voidable होगा, मतलब लीगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिस वजह से यहाँ पे कॉन्सेंट हमेशा कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, और ये इसका एसेंशियल एलिमेंट है। Thus, free consent of party is essential to a contract। That's why हम ऐसा कहेंगे कि फ्री कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हम यहाँ पे ऐसा कहेंगे कि फ्री कंसेंट होना चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और दोनों पार्टीज के बीच में फ्री कंसेंट होना चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, कंसिडरेशन यानी क्या होता है, तो याद रखना कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। मतलब आप जब भी किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कुछ ना कुछ रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। मतलब पैसों के अलावा भी काफी सारी चीजें होती है जो इन रिटर्न मिलती होनी चाहिए, गुड्स है, पैसा है, या बहुत सी चीजें हैं, कुछ ना कुछ इन रिटर्न होना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। अगर ऐसे ही कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और ये सेक्शन 2D के अंदर बताया गया है कि कंसिडरेशन जो है ना, कंसिडरेशन इज द रिकम्पेंस गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू द अदर। यानी कि मान लो ए पर्सन बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो सामने कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ इसको मिल रहा है, या ए बी को दे रहा है, कुछ ना कुछ इन रिटर्न होना चाहिए, तभी जाके इसको हम लोग कंसिडरेशन कहेंगे, ठीक है। तो कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन, अगर मान लो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा है ना, तो वो वॉइड माना जाएगा, क्लियर। और कोई भी कंसिडरेशन जो है वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। यानी कि कुछ मिल रहा है, अभी मिल रहा है, या मिल चुका है, या फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है, समथिंग इन रिटर्न, तो उसको कंसीडर किया जाएगा, मतलब वो वैलिड माना जाता है। भले अभी नहीं है बट फ्यूचर में भी मिल रहा होगा तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्लियर। नेक्स्ट बात करें, कंसिडरेशन मस्ट बी फॉर लीगल ऑब्जेक्ट एंड इट मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द पब्लिक। ये भी याद रखना, ऑब्जेक्ट जो है वो लीगल होना चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसा एक्टिविटी या ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे पब्लिक को कोई नुकसान पहुंचे, ठीक है, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड होगा। नेक्स्ट आगे बात करें पॉइंट नंबर 7, एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वॉइड अंडर लॉ। अच्छा, वॉइड मतलब बताया आपको, हैविंग नो लीगल इफेक्ट, कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसकी कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस देके रखे हैं, कुछ सेक्शन देके रखे हैं। इन सब सेक्शन के अंडर कोई भी एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है तो सबसे पहला कौन सा देके रखा है, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, जो सेक्शन 26 में है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। जैसे मान लो 2 पर्सन है, ए और बी। अब ए पर्सन जो है वो ऐसा बोलता है, अब मान लो ए जो है इसकी बहन का अफेयर इसके साथ, यानी कि जो ए की सिस्टर है उसका बॉयफ्रेंड है बी, ठीक है। अब मान लो ए जो है वो बी को ऐसा बोलता है कि एक काम कर, मैं तेरे को 10 लाख रुपए देता हूं तो मेरी बहन से शादी मत कर, और बी जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है उस ऑफर को। और बाद में जा करके अगर बी जो है वो उसकी बहन के साथ शादी कर लेता है ना, तो ए कोई तरह से कोर्ट में जाके बोल नहीं सकता, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी किसी को शादी करने से नहीं रोक सकते, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा माना जाता है, वॉइड माना जाता है। बट इसमें कंडीशन होती है, एक्सेप्ट फॉर अ माइनर। अगर मान लो माइनर की शादी रुक रही है, आपको पता है इंडिया के अंदर माइनर जो है वो इलीगल है, माइनर की शादी होना, और कोई भी ऐसी तरह से अगर माइनर की शादी रुक रही है ना तो वो लीगल है। बट अगर शादी रोकने के पीछे की वजह अगर कोई मेजर है, मतलब ए जो है वो बी को मना कर रहा है कि मैं तेरे को पैसा दे रहा हूं तो मेरी बहन से शादी मत कर,
तो फिर भी वो कर लेता है ना, तो भाई ए उसके इस सिचुएशन में ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। बोलो क्लियर हो गया आप लोग को अच्छे से। नेक्स्ट आगे बात करें एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, जो है सेक्शन नंबर 27 में। इसका भी बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। मान लो कि कोई ए पर्सन है, ठीक है, सालों से अपनी होटल चला रहा है एक एरिया के अंदर, ठीक है, जैसे मान लो वो अपनी एरिया है चांदखेड़ा करके, वो अपनी चांदखेड़ा के अंदर होटल चला रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि अकेला ही है और कोई वहां पे होटल नहीं है, और बी जो है वो भी सालों से काफी सारे एरिया में होटल चला रहा है अपनी, ठीक है। मान लो वो साबरमती या तो फिर मैं कहूंगा सैटेलाइट एरिया में वो अपनी होटल चला रहा है, से फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मान लो बी जो है अपनी एक और ब्रांच खोलना चाहता है चांदखेड़ा के अंदर, और ए बी को बोलता है कि भाई तू एक काम कर कि मैं तेरे को पैसा देता हूं 50 लाख रुपए, तू मेरे बाजू में मतलब मेरे एरिया में होटल मत खोल, तू कोई और एरिया में जाके होटल खोल ले। और ये 50 लाख रुपए ले भी लेता है, एक्सेप्ट भी कर लेता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट भी मतलब एग्रीमेंट एक्सेप्ट भी कर लेता है, और उसके बावजूद अगर बी इसी एरिया में आके उसके बाजू में अपनी होटल खड़ी करेगा ना, तो ए कहीं पे भी जाके कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये गलत है कि हम किसी को भी बिजनेस करने से रोक नहीं सकते, ठीक है। जैसे इसमें आपने देखा कि मैरिज करने से नहीं रोक सकते, सेम किसी को बिजनेस करने से, ट्रेड करने से नहीं रोक सकते। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बात करें एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये आता है सेक्शन 28 के अंडर। इसको भी मैं बहुत अच्छे से एग्जांपल देके समझाता हूं। से फॉर एग्जांपल मान लो कोई आप हो, ठीक है, आपने मान लो किसी को अपनी गाड़ी से ठोक दिया, ठीक है, और वो मान लो पुलिस में कंप्लेंट करने जा रहा है, और आप उसको बोलते हो एक काम कर, मैं तेरे को 10 लाख रुपए देता हूं, तो पुलिस में जाके एफआईआर मत करवा, यानी एफआईआर मत रजिस्टर करवा, या मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेंट मत कर, मैं 10 लाख रुपीस तेरे को दे रहा हूं, ठीक है। उसने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई ठीक है मैं नहीं जा रहा, बट फ्यूचर में उठ के अगर वो आपकी तरफ कोई कंप्लेंट करेगा, तो भाई आप उसको रोक नहीं सकते, आप वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, वो एग्रीमेंट वॉइड है, बिकॉज आप उसको रोक रहे हो लीगल प्रोसीडिंग करने से। दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि इस सिचुएशन में एग्रीमेंट कैसा माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस मतलब कि बहुत सी बार क्या होता है कि जो एग्रीमेंट होता है ना वो अनक्लियर होते हैं। वैसे सिचुएशन में, अब देखो ये सेक्शन 29 के अंदर आता है, तो वैसे सिचुएशन में एग्रीमेंट वॉइड माना जाता है। इसका भी एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आप ना किसी एक पर्सन है, ठीक है, उसको बोलते हो कि मैं तेरे से एप्पल खरीदूंगा, पर्सन बी को बोलते हो कि मैं तेरे से एप्पल खरीदूंगा, बट मैं XYZ प्राइस पे खरीदूंगा, मतलब एट सम प्राइस, ठीक है। आप क्लियर नहीं कर रहे हो कि आप किस प्राइस पे खरीद रहे हो, तो इस सिचुएशन में आपका जो एग्रीमेंट है ना वो वॉइड माना जाएगा। क्लियर हुआ। याद रखना ये सेक्शन 29 के अंडर आता है। और आपको मैं बता दूं कि अनएम्बिगियस का एक बेस्ट एग्जांपल, अगर मान लो आप हो, अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो कोई बी पर्सन के साथ, और आप वहां पे बोलते हो कि मैं आपसे एप्पल परचेस करूंगा, ठीक है, इतने प्राइस पे, बट सम क्वांटिटी, मतलब आप ये नहीं बोल रहे हो कि कितनी क्वांटिटी के आप एप्पल परचेस कर रहे हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माना जाएगा। अगर मान लो इस पूरी सिचुएशन से जो कंफ्यूजिंग पोर्शन है मैं उसको हटा दूं, तो उस सिचुएशन से अगर कंफ्यूजिंग पोर्शन हटा दिया जाए, अगर मैं क्लियर कर दूं कि मैं इतनी क्वांटिटी और इतने प्राइस पे खरीदूंगा, तो भाई वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। बट अगर आप कोई चीज को क्लियर नहीं कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में वो अनएम्बिगियस है, और इस सिचुएशन में वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड है, यानी कि उसकी कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करें वेजरिंग एग्रीमेंट, सेक्शन 30 के अंदर ये आता है। अब वेजरिंग एग्रीमेंट यानी क्या होता है, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जहां पे आप ना सट्टा लगा रहे हो। जैसे बहुत एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग ने कभी ना कभी ऐसा किया होगा, अपने भाई से या अपने दोस्त से कभी ना कभी शर्त लगाई होगी कि अगर मान लो इंडिया जीत जाती है तो मैं तेरे को 1000 रुपए दूंगा, और अगर इंडिया हार जाती है तो तू मेरे को 1000 रुपए देगा। और अगर मान लो इंडिया हार गई और आपको उससे, आपके दोस्त से आपको कितना है, आपके भाई से आपको 1000 रुपए लेने हैं, बट अगर मान लो वो 1000 रुपए नहीं देता, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप कोई तरह का लीगल केस नहीं कर सकते उसके ऊपर, बिकॉज एग्रीमेंट कैसा है, वॉइड है, और इसी को बोलते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। यहां पे आप क्या कर रहे हो, ओरली कोई तरह का सट्टा लगा रहे हो या ओरली कोई तरह की शर्त लगा रहे हो, तो ये कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है। अब एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, जो मैं नेक्स्ट में बताता हूं, यही है कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी फॉर इम्पॉसिबल एक्ट, यानी एग्रीमेंट दो पार्टीज के बीच में तभी होगा जब दोनों पार्टीज कैपेबल होंगे उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ये चीज ध्यान रखना, कैपेबल होंगे, क्या होंगे, कैपेबल होंगे। ठीक है, मतलब एग्रीमेंट कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट का पॉसिबल हो ही नहीं सकता, मतलब वॉइड माना जाता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो कि कोई ए पर्सन है, ठीक है, वो बी के साथ एग्रीमेंट करता है
कि भाई तेरे को मेरे थिएटर के अंदर, इसका खुद का एक थिएटर है, ठीक है, और उसके थिएटर के अंदर उसको आके एक्ट करना है इस टाइम पे, इस जगह पे, ठीक है। अब मान लो बी जो है वो हो गया बीमार, बहुत जबरदस्त बीमार हो गया, इल हो गया, तो उस सिचुएशन में वो नहीं आ सकता। तो यहां पे ए कोई जाके कोर्ट में केस नहीं कर सकता कि भाई ये नहीं आया, बिकॉज सिचुएशन ही नहीं थी, ठीक है, वो कैपेबल ही नहीं था उस चीज को परफॉर्म करने के लिए। हाँ, अगर मान लो वो झूठ बोल रहा है या मान लो वो कहीं घूमने चला गया तो ए कर सकता है, बट वो कैपेबल ही नहीं है, वो बीमार है, तो उस सिचुएशन में ये एग्रीमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा, वैलिड नहीं है, बिकॉज उसकी इनकैपेबिलिटी है। मोरओवर द एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन, और ऐसा एग्रीमेंट जिसका कोई मीनिंग सर्टेन ना हो एंड नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड, और या तो मान लो जो बी है वो खुद कैपेबल नहीं है उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करने के लिए, तो वो वॉइड माना जाता है। या कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जहां पे डबल मीनिंग हो, वो भी एक तरह से एनफोर्स नहीं हो सकता, ठीक है, उसमें डबल मीनिंग हो तो कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं और इस वजह से वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो इस तरह से टोटल मैंने आपको 8 अलग अलग पॉइंट समझाए एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।